Hello, good morning, welcome everyone to our brand new class for CSEET for the chapter Classifications of Companies। ये हमारी एलिमेंट ऑफ कंपनी का कॉन्टिन्यूएशन पार्ट है जिसमें हम सारी क्लासिफिकेशन यानी कि कंपनीज किस किस टाइप की हैं और कैसे बनती हैं, किस लिए बनती हैं, उन सब की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये एक ओवरव्यू चैप्टर है जो कि आप आगे कंपनी लॉ सब्जेक्ट पढ़ोगे सीएस एक्जीक्यूटिव उसका। सबसे पहले हम बात करते हैं काइंड ऑफ कंपनीज की कंपनीज के कौन कौन से टाइप की होती हैं। तो ये हमारे सेक्शन 3 कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है। ये आपका एमसीक्यू में पूछ सकता है क्वेश्चन कि कौन से सेक्शन में कंपनीज एक्ट के काइंड्स बताए गए हैं। तो वो हमारा सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 है हमारा जो बताएगा कंपनीज एक्ट के काइंड्स। और ये पूछ सकता है कि कौन से रूल्स हैं, तो वो है कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। तो ये क्या बोलता है, अ कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस, यानी कोई भी लॉफुल काम के लिए कंपनी बन सकती है जिसमें 7 और 7 से ज्यादा पर्संस हो। और वो कौन सी कंपनी होगी, पब्लिक कंपनी। यानी कि अगर आपको कोई पब्लिक कंपनी बनानी है, पब्लिक कंपनी दैट इज जो कंपनी लिस्टेड हो ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर स्टॉक एक्सचेंज पे, उसको हम बोलते हैं पब्लिक कंपनी। और ऐसी कंपनी बनाने के लिए आपको कितने 7 और 7 से ज्यादा लोग चाहिए होते हैं, तब आप एक पब्लिक कंपनी बना सकते हो। दूसरा है 2 और 2 से ज्यादा, यानी 2 और मोर पर्संस। 2 और 2 से ज्यादा आपको लोग चाहिए होंगे जब आपको एक प्राइवेट कंपनी बनानी होती है। प्राइवेट कंपनी हमारी वो कंपनी होती है जो कि नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि अभी के लिए अगर आपको डिफरेंस देखा जाए तो यही होगा कि पब्लिक कंपनी जो है हमारी वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है, और जो हमारी प्राइवेट कंपनी होती है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होती है। अभी तक हमने पढ़ा कि काइंड्स ऑफ कंपनीज में सेक्शन 3 हमारा बताता है रीड विद कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 कि हम कैसे कंपनी बना सकते हैं। ऐसे कोई भी लॉफुल काम के लिए हम कंपनी बना सकते हैं। कोई भी जो लॉफुल काम होगा उसके लिए हम कंपनी बना सकते हैं जिसमें 7 और 7 से ज्यादा पर्सन हो, तब हम पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। जिसमें 2 और 2 से ज्यादा लोग हो तब हम एक प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। और जब खाली आप सिंगल हो, वन पर्सन, वेयर द कंपनी इज फॉर्म्ड फॉर वन पर्सन कंपनी, यानी कि जब आप सिंगल हो तो आप वन पर्सन कंपनी भी बना सकते हो। और इसमें क्या बोलता है कि वन पर्सन कंपनी कैसे बनेगी, ये प्राइवेट कंपनी होगी और इसका जो मेमोरेंडम होगा उसमें आपका नाम लिखा रहेगा कि आपने सारी रिक्वायरमेंट्स इस एक्ट की मीट कर दी, एज वेल एज मेमोरेंडम में आपका नाम लिखा है इस, और आप सिंगल इंसान हो, इसीलिए आप वन पर्सन कंपनी बना सकते हो। तो काइंड ऑफ कंपनीज में हमने देखा कि सेक्शन 3 कंपनीज एक्ट 13 प्लस कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रूल 2014 के साथ हम 3 टाइप की कंपनी बना सकते हैं, 3 टाइप। पहली हमारी पब्लिक, जब हमारे पास 7 और 7 से ज्यादा पर्सन हो। दूसरी हमारी प्राइवेट, जब हमारे पास 2 और 2 से ज्यादा पर्सन हो। और है तीसरी ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी। ये एक प्राइवेट कंपनी ही होती है। प्राइवेट क्यों होती है, क्योंकि इसके हम जो शेयर्स हैं और हमारे पास जितनी भी एसेट्स हैं इसके हम स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं कर सकते हैं, और ये वन पर्सन के थ्रू ही बनती है। यानी कि आप एक सिंगल इंसान ही बनाते हो, इसीलिए ये वन पर्सन कंपनी है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज योर अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर सबसेक्शन 1 मे बी आइदर, यानी हमने जो पहले कंपनी देखी दैट इज योर पब्लिक कंपनी एंड दैट इज योर प्राइवेट कंपनी, ठीक है। और ओपीसी, तीनों में वो कंपनी बन सकती हैं जो कि उस सेक्शन के अंडर बन सकती हैं, या तो वो हो सकती हैं लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। अब यहाँ पे इसका लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या होगा, ये मतलब होगा कि जब भी कंपनी बाउंड अप होती है या फिर वो कोई भी लायबिलिटी इनकर करती है, लायबिलिटी यानी किसी से कोई भी पैसा उधार में लेती है या उसकी कोई भी जवाबदेही बनती है पैसों के मामले में, तो उसकी जो लायबिलिटी होगी वो उसके मेंबर्स ही पे करेंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में कंपनी 3 टाइप से बन सकती है। पहला लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी कंपनी के शेयर्स को जो शेयर होल्डर्स होंगे उनके
जिस अमाउंट से लिया होगा उनकी लायबिलिटी उतनी होगी। अगर हम इसको समझे तो इसका सबसे पहला एग्जांपल होगा लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स का क्या होगा हमारा पहला एग्जांपल कि मान लो कंपनी है जो कि हमारी रिलायंस है, ठीक है, उसके शेयर की वैल्यू है, शेयर वैल्यू इज ₹100, ठीक है, और आप एक शेयर होल्डर हो, कोई भी ए ने उसके शेयर्स लिए, तो जो ए की जो लायबिलिटी होगी वो उतनी ही होगी जितने वैल्यू उसकी शेयर्स की होगी, यानी कि ए की जितनी भी लायबिलिटी होगी वो उतनी होगी जितनी वैल्यू के उसने शेयर्स लिए हैं। मान लो अगर उसने एक शेयर लिया तो उसकी 100 रुपए की लायबिलिटी होगी, अगर उसने यहीं पे 10 शेयर्स लिए होते तो उसकी कितनी 1000 रुपए की लायबिलिटी होती। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इन्होंने कंपनी बनाई तो मेमोरेंडम में लिख दिया कि हमारी कंपनी की जो लायबिलिटी होगी, हमारे मेंबर्स की जो लायबिलिटी होगी, शेयर होल्डर्स की, वो उतनी होगी जितना उन्होंने शेयर्स होल्ड किए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर ये 10,000 रुपए की शेयर्स देता तो इसकी कितनी होती, 10,000 रुपए की लायबिलिटी होती। यहाँ इसने एक शेयर लिया है 100 रुपए का, तो इसकी कितनी लायबिलिटी होगी, 100 रुपए की लायबिलिटी होगी। आई होप ये क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। जैसे आप उसके डीएम में लिख जाते हो वैसे यहाँ पर भी लिख सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमारा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यानी कि सारे शेयर होल्डर्स ने पहले ही बोल दिया है कि कोई बात नहीं, तुम्हें जितनी लायबिलिटी इनकर करनी है करो, हम गारंटी देते हैं कि आपके बेसिस पे पे कर देंगे। बेसिस पे मतलब कि उन्होंने पहले से प्रॉमिस कर दिया है कि जितनी भी लायबिलिटी होगी उतनी शेयर होल्डर्स पे करेंगे, चाहे फिर वो जितनी भी हो। ये मेमोरेंडम में पहले से लिखा रहता है कि कितनी लायबिलिटी आप दोगे, आप गारंटी दे रहे हो क्रेडिटर्स को कि जितना भी कंपनी लायबिलिटी अकर करेगा वो सारे शेयर होल्डर्स दे देंगे। और अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होगा कि इसमें मेंबर्स की या फिर शेयर होल्डर्स की जितनी भी शेयर होल्डर जो है ना, कोई भी सीमित उनकी कोई भी सीमा नहीं होगी, जितनी भी कंपनी के क्रेडिटर्स की लायबिलिटी होगी सारे के सारे शेयर होल्डर्स को पे करना पड़ेगा। अगर वो दिवालिया हो जाते हैं शेयर होल्डर्स तो उनके पर्सनल एसेट्स भी आपको बेच के उसको रिकवर कर सकते हो। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। एमसीक्यूज में ये पूछे जाते हैं कि कंपनी जो फॉर्म होती है वो किन बेसिस पे होती है, तो आप बता सकते हो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। उसके बाद कुछ और कंपनी होती है जैसे स्टैट्यूटरी कंपनी होती है। स्टैट्यूटरी कंपनी के बाद आता है रजिस्टर्ड कंपनी, उसके बाद आता है अनरजिस्टर्ड कंपनी। ये तो हमारी लीगली रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं होती है, बट रजिस्टर्ड कंपनीज में लिमिटेड बाय शेयर्स आता है, लिमिटेड बाय गारंटी आता है और अनलिमिटेड कंपनी आता है। अभी के लिए आप इन तीनों का खाली नाम ही याद रखिए। पहला हमारा स्टैट्यूटरी कंपनी, दूसरा रजिस्टर्ड कंपनी, तीसरा अनरजिस्टर्ड कंपनी। और रजिस्टर्ड कंपनी के तीन पार्ट कौन से हैं? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। इनके अभी नाम एमसीक्यूज में याद रखना जरूरी है, फिर सीएस एग्जीक्यूटिव में जब आप आगे पढ़ोगे तो आप इनको डेप्थ में पढ़ोगे। अब इसके बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, कि कंपनी की क्लासिफिकेशन कैसी कैसे की गई है। तो पहला हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन हुआ है। कंपनीज में बी incorporated under the following categories, that is a statutory company. Statutory companies are constituted by a special act of parliament or state legislation. The provision of the Companies Act 2013 do not apply to them. Example are Reserve Bank of India, Life Insurance Corporation of India, जो कि हम बोलते हैं LIC। यानी कि अब पढ़िए, अब मैं समझाता हूँ। ये वो कंपनीज होती है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करने के लिए लायबल नहीं होती। जैसे कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी का अपना एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपना एक्ट है जो वो फॉलो करते हैं, और इनको कंपनीज एक्ट फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सेकंड टाइप हमारा रजिस्टर्ड कंपनी। वो सारी कंपनीज जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड हुई हैं वो सारी हमारी रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं। कोई भी होगी, रिलायंस हो गई, टाटा स्टील्स हो गई, कोई भी आज के टाइम पे जो भी कंपनी बनती है लीगली और वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ही बनती है और उसको हम रजिस्टर्ड कंपनी बोलते हैं। फिर आती है हमारी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, जो कि अभी हमने पढ़ा था। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, जो जिन कंपनीज की लायबिलिटी जो की है अनलिमिटेड होती है, ठीक है। इसमें बोलता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड दैट अनलिमिटेड कंपनी मींस अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। यानी कि कोई भी लिमिट नहीं लगाता है इसके मेंबर्स की लायबिलिटी पे, यानी कि
कंपनी के क्रेडिटर्स को जितना पैसा देना होगा उसके मेंबर्स लायबल होंगे कि हाँ आपको जितना भी पैसा है वो सारा ही का सारा पे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बोलते हैं सेक्शन 2 सॉरी दूसरा है फिर कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। ये आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 ऑफ द कंपनीज एक्ट। यानी कि अगर हम पीछे जाएं यहाँ पर कंपनी लिमिटेड कंपनी कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 और लिमिटेड सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। ठीक है, बोलता है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स दैट a company that has the liability of its members limited to such amount as the members may undertake respectively। यानी यहाँ पे members अपनी गारंटी देते हैं कि मैं इतने अमाउंट तक की लायबिलिटी अगर आपकी होगी तो मैं पे कर दूंगा, इसी को हम बोलते हैं कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, और ये अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख रखते हैं। यहाँ पर मैं जितना भी आपको पढ़ा रहा हूँ वो एमसीक्यू के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ और इतना ही एमसीक्यू में पूछा जाता है, उसका डायरेक्ट मतलब ही पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ आपको मतलब और सेक्शन याद रखने की जरूरत है। जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव में पास ऑन होंगे तब आप इसको इन डेप्थ पढ़ोगे, तब आपको लाइन बाय लाइन रटने की जरूरत है या फिर कह लो याद करने की जरूरत है, वो मैं आपको करा दूंगा। To contribute to the assets of the company in the event of being wound up is known as company limited by guarantee। यानी कि क्या बोल रहा है कि जब भी कंपनी जो बनती है लिमिटेड बाय गारंटी की, तो वो उस समय बनती है जब उसके मेमोरेंडम में लिख दिया जाता है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 ऑफ द कंपनीज एक्ट। और दूसरी बात है कि उसकी जो भी लायबिलिटी होती है वो वाउंडिंग अप के टाइम पे ली जाती है उसके मेंबर्स से। ठीक है, अब तीसरी है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर। ये जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंपनी है, जितना भी आप क्या बोलते हैं पैसा शेयर्स का दोगे आपकी लायबिलिटी उतनी रहेगी। और ये है सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट। यानी अगर हम रिवाइज करें कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जितने शेयर्स का पैसा दोगे उतने की ही आपकी लायबिलिटी होगी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी फॉर्मेशन के टाइम आप लिख दोगे कि इतनी लायबिलिटी के पैसे मैं दूंगा जब भी कंपनी बाउंड अप होगी। तीसरी हमारी अनलिमिटेड कंपनी, इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होगी ये कोई नहीं बता सकता, जितनी भी होगी उतना मेंबर्स को पे करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनी, दैट इज योर सेक्शन 8 कंपनी। इसको मैंने सबसे पहले इसलिए रखा है क्योंकि इससे हॉट टॉपिक है, एमसीक्यूज बनते हैं। Any person or association of person proposed to be registered under this act as a limited company and are able to prove the satisfaction to central government that the company, यानी कि कोई भी पर्सन या कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन ये इच्छा रखता है कि वो इस एक्ट के अंदर सेक्शन 8 कंपनी बने, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को खुश करने की जरूरत है अपने किससे कि उसके ऑब्जेक्ट्स जो है प्रमोशन ऑफ कॉमर्स में हो, आर्ट साइंस स्पोर्ट्स एजुकेशन रिसर्च सोशल वेलफेयर रिलीजन चैरिटी प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और एनी सच अदर ऑब्जेक्टिव। यानी वो जो भी कंपनी बनाएगा उसके जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे तो किसमें लगेंगे, कॉमर्स में लगेंगे, आर्ट में लगेंगे, साइंस में लगेंगे, स्पोर्ट्स एजुकेशन रिसर्च सोशल वेलफेयर रिलीजन में, चैरिटी में, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट में और ऐसे किन्हीं कामों में जिससे समाज की सेवा होती है। ठीक है, ये बात याद रखना। इंटेंट्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इफ एनी और अदर इनकम इन प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। यानी अगर कंपनी कोई भी धंधा करके उससे कोई भी प्रॉफिट कमाता है या इनकम कमाता है तो उसका जितना भी पैसा है वो किसी और को ना देके बल्कि उसके जितना भी ऊपर लिखा हुआ टॉपिक है दैट इज योर कॉमर्स में आर्ट में इन सब के प्रमोशन के लिए इन सब की वेलबींग के लिए या किसी ह्यूमन वो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए या फिर इनसे किसी भी मिलते जुलते ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज होगा। उसके बाद आता है इंटेंट्स टू अप्लाई इट्स ये हो गया हमारा पॉइंट। इंटेंट्स टू प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। यानी कंपनी जब भी कोई काम करेगी कोई इनकम आएगी उससे कोई प्रॉफिट जनरेट होगा तो वो अपने मेंबर्स को कभी भी नहीं देगी। सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन में बी
allowed to be registered as a limited company without addition of the name word limited or private limited। यानी हमारी सेक्शन 8 कंपनी क्या है, कोई भी चैरिटेबल पर्पस के लिए बनती है तो उसको हम बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी, जो कि अपने प्रॉफिट नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, सॉरी प्रॉफिट अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए लगाएगी, डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है टू इट्स मेंबर, और इसको अपने नेम के आगे प्राइवेट या फिर लिमिटेड वर्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये खाली अपना नाम रख सकती है, चाहे तो सेक्शन 8 कंपनी या एनपीओ भी लिख सकती है। The association proposed to be registered under the section 8 shall not be proposed to be an unlimited company. However, the same may be company limited by guarantee or company limited by share। यानी कोई भी सेक्शन 8 कंपनी अनलिमिटेड कंपनी के अनलिमिटेड कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होगी, वो होगी तो लिमिटेड बाय गारंटी होगी या फिर लिमिटेड बाय शेयर्स होगी। लेट्स मूव ऑन। अब होता है फॉरेन कंपनी। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट, फॉरेन कंपनी कौन सी होती है, एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी वो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट होती है, which has place of business in India whatever by itself or through an agent physically or through electronic mode, दूसरा conducts any business activity in India in any other manner। यानी कि ऐसी कोई भी कंपनी जो कि बाहर रजिस्टर्ड है, जैसे हांगकांग, चाइना, कहीं पर भी रजिस्टर्ड है और वो इंडिया में काम कर रही, या तो अपनी एजेंट के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड पे, या फिर वो अपना कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करती है इन एनी मैनर, वो हमारी फॉरेन कंपनी बन जाती है। अब आती है हमारी प्रोड्यूसर कंपनी। ये कंपनी सेक्शन 37A ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। मींस अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग ऑब्जेक्ट और एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37B and registered as producer company under this act or under any companies act 1956। इसके जितने भी ऑब्जेक्ट सेक्शंस हैं ये सब चीजें एग्जीक्यूटिव एसबीआई चैप्टर नंबर 2 में है, और बोलता है कि प्रोड्यूसर कंपनी वो कंपनी होती है जो कि सेक्शन 378A में रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, और इसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सेक्शन 378B में होते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर कंपनी। अभी के लिए एमसीक्यू के हिसाब से ये दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को रट लीजिएगा। उसके बाद है निधि कंपनी। निधि इज अ टाइप ऑफ कंपनी इन द इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 406 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। Their core business is borrowing and lending money only amongst the members। यानी कि आपने देखा होगा फिर हेरा फेरी में वो 20 का डबल करती है, ठीक है, बेपासा को और भाग जाती है, वैसे हमारी निजी कंपनी है, बस ये भागती नहीं है, डबल करती है। क्या करती है, अपने मेंबर्स से पैसा लेती है, उसके बाद जिसको जरूरत होती है उसको ये पैसा लेंड कर देती है, फिर वो इंसान जब पैसा पूरे अपने वापस कर देता है निजी कंपनी को, तो वो वापस से पैसा ले सकता है। They are also known as permanent fund, benefit fund, mutual fund and mutual benefit society। The companies are regulated under the NIDI Amendment Rule 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs। ठीक है, अब इसके बाद आती है हमारी लास्ट कंपनी, दैट इज अ लिस्टेड कंपनी। मींस अ कंपनी व्हिच हैज एनी ऑफ द सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि ऐसी कोई भी कंपनी जिसके जो सिक्योरिटीज है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है, वो है हमारी लिस्टेड कंपनी। अब आती है हमारी स्मॉल कंपनी। मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, ऐसी कोई भी कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है वो स्मॉल कंपनी बन सकती है। जिनका पेड अप शेयर कैपिटल, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल जो है नॉट एक्सीड 4 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड इज प्रिस्क्राइब्ड है ना, नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीस। अच्छा, पेड अप शेयर कैपिटल शुड बी बिटवीन 4 करोड़ to 10 करोड़, not more than that, ठीक है। Turnover of which as per profit and loss account for the immediately preceding financial year does not exceed 40 करोड़, ठीक है, और such higher amount as may be prescribed shall not be 100 करोड़, यानी कि इनका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ to 10 करोड़ हो सकता है, ठीक है, और इनका टर्नओवर जो है वो की कितना हो सकता है 40 करोड़ to 100 करोड़ हो सकता है। ऐसी कोई भी
कंपनी जो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं उस कंपनी को हम स्मॉल कंपनी कहते हैं, ठीक है। नॉट पब्लिक कंपनी, शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल 4 to 10 करोड़, टर्नओवर 40 to 100 CR, ऐसी कोई भी कंपनी हमारी जो है स्मॉल कंपनी है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हटा जा रहा हूँ, बस इतना ही पूछता है, ठीक है। और आगे बोलता है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू अ होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। इसमें एक्सक्लूड क्या क्या है, एक्सक्लूडिंग होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। सेकंड है होल्डिंग और सब्सिडियरी हो गए, उसके बाद है आपकी सेक्शन 8 कंपनी, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय स्पेशल एक्ट कंपनी, ठीक है, जैसे कि LIC, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसी कोई भी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती है। उसके बाद अगर हम चले तो कोड टाइप आता है प्राइवेट पब्लिक 1% कंपनी, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी के लिए मेरे ख्याल से आप इसको फास्ट फॉरवर्ड पे रिवीजन कर सकते हो अपने MCQs में। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।